अब बच्चों, इस चैप्टर में हम एक दूसरा बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक यहाँ पे आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाले हैं और उसे हम बोलते हैं द्रव्यमान केंद्र। द्रव्यमान केंद्र और इंग्लिश में बच्चों इसे बोलते हैं सेंटर ऑफ मास। किसी भी वस्तु का जिस बिंदु पर संपूर्ण द्रव्यमान केंद्रित रहता है उसे उसका द्रव्यमान केंद्र कहते हैं। जैसे बच्चों ये देखो जरा, ये इसको मार्कर को हमें रोकना है, कहीं मार्कर को कहीं ये रुका, ये द्रव्यमान केंद्र पे बैलेंस होता है। आई समझ में? देखो जरा, ये डब्बा देखो, इस डब्बे को गिरा, यहाँ पे रखा तो ये देखिए आप, अब ये केंद्रित हुआ। अरे नहीं हुआ था, अब हुआ। देखो यार, बहुत ही डिस्टर्ब कर रहा है, उंगली हिल रही है ना भाई। ये देखिए आप, ये इसका सेंटर ऑफ मास है। तो कोई वस्तु जहां पर बैलेंस हो जाती है उसी को उसका द्रव्यमान केंद्र कहते हैं। किसी वस्तु का द्रव्यमान जिस बिंदु पर केंद्रित होता है उस बिंदु को द्रव्यमान केंद्र कहते हैं। द्रव्यमान केंद्र कहते हैं। तो ठीक है, अब आपको समझ में भी आ गया है कि जहां पर उसका पूरा द्रव्यमान केंद्रित होता है, आप बैलेंस करने की कोशिश करोगे, जिस बिंदु पर बैलेंस हो जाता है वो ही बिंदु उसका द्रव्यमान केंद्र होता है। अच्छा, एक और बात बताएं, किसी वस्तु को आप फेंको, वो घूमती हुई यदि चल रही है तो अपने द्रव्यमान केंद्र के चारों तरफ घूमती हुई चलती है। मान लो हमारे पास कोई ये वस्तु है, इसे जब हम फेंकेंगे तो पता है ये ऐसी घूमी, ये ऐसी हो गई, ये ऐसी हो गई, परंतु पता है जो इसका द्रव्यमान केंद्र होगा वो सीधी रेखा में जाएगा। ये द्रव्यमान केंद्र हमेशा सीधी रेखा में चलता है। किसी वस्तु को यदि हम ऐसी भी अनियमित द्रव्यमान वितरण वाली वस्तु को फेंकें तो वो ऐसे ऐसी घूमती हुई जाएगी, वो बूमेरंग टाइप की चीज नहीं होती। तो वो अपने द्रव्यमान केंद्र के चारों तरफ घूमती जाएगी, मतलब जब उस वस्तु को फेंका जाएगा तो उसका द्रव्यमान केंद्र एक सीधी रेखा में चलेगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है जिसे आप लोगों को समझना है। तो जहां पर किसी भी वस्तु का पूरा द्रव्यमान केंद्रित होता है, अच्छा बहुत सी वस्तुएं ले ली, बहुत सी वस्तुओं का सबका मिलके जिस बिंदु पर द्रव्यमान केंद्रित होता है उसे द्रव्यमान केंद्र कहते हैं। एक छोटी सी बात और समझ लो, गुरुत्व केंद्र भैया, जहां द्रव्यमान केंद्रित रहता है वहां पर द्रव्यमान केंद्र होता है, और ये द्रव्यमान की जगह जहां पर भार केंद्रित होता है, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल के कारण भार लगता है। भार मतलब बल होता है। पृथ्वी हमारे ऊपर जितना आकर्षण बल लगा रही है हमारा भार उतना ही होता है। ये पृथ्वी के आकर्षण बल के कारण होता है। तो गुरुत्व केंद्र मतलब जिस वस्तु का, किसी भी वस्तु का भार उसके जिस बिंदु पर केंद्रित होता है उसे गुरुत्व केंद्र कहते हैं। भूलना मत, याद रखना, क्योंकि हमारे लिए ज्यादा मायने रखता है द्रव्यमान केंद्र। और एक समान गुरुत्वीय क्षेत्र हो तो द्रव्यमान केंद्र और गुरुत्व केंद्र एक ही के पास ही होते हैं, अंतर्निहित होते हैं, एक दूसरे के ऊपर ही होते हैं, अलग अलग नहीं होते हैं। परंतु गुरुत्वीय क्षेत्र एक समान होना चाहिए। अब हम यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन कर रहे हैं। तो डेरिवेशन क्या कर रहे हैं हम? यहाँ पे निकाल रहे हैं दो कणों के सिस्टम का द्रव्यमान केंद्र। तो हम ये ऊपर वाली परिभाषा तो आपने लिख ली होगी यार, कोई इतनी स्पेशल परिभाषा नहीं है, याद भी रहती है वो। अब हम यहाँ पे निकाल रहे हैं, और आपने आंतरिक बल और बाह्य बल तो अभी तक भूले नहीं होगे क्योंकि आपने इससे पहले ही पढ़ा है।
तो अब हमने क्या बोला, दो कणों के निकाय का द्रव्यमान केंद्र हम निकाल रहे हैं। क्या? दो कणों के निकाय का द्रव्यमान केंद्र। ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है और हर चीज समझ में आएगी, बिल्कुल आराम से समझ में आने वाली हैं पूरी चीजें। तो देखिए आप, मान लो हम ये तो हम जरा अक्ष मान लेते हैं, ये दो अक्ष हो गए हमारे पास। एक द्रव्यमान हमारे पास यहां हो गया और इससे इस पार्टिकल को P1 पार्टिकल बोल दे रहे हैं और इसका द्रव्यमान कितना है? द्रव्यमान है m1। एक हमारे पास पार्टिकल ये हो गया, इसे हम P2 बोल देते हैं, द्रव्यमान है m2। तो बच्चों इनका द्रव्यमान केंद्र इनको मिलाने वाली रेखा पे किसी बिंदु पे तो आने वाला है, मिलाने वाली रेखा पे ही आएगा, ये बात आप नोट कर लीजिए। तो पहले इसका स्थिति सदिश ले लें, यहां से ये पॉइंट O है, इसका स्थिति सदिश R1 और इसका स्थिति सदिश हो गया R2। किसी भी कण की स्थिति बताने के लिए उसका मूल बिंदु के सापेक्ष बता दी जाए तो उसे स्थिति सदिश कहते हैं और स्थिति सदिश ही तो सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है। और इन दोनों को मिलाने वाली रेखा ये है, तो इस रेखा पे कहीं सेंटर ऑफ मास होगा। मान लेते हैं कि यहाँ है सेंटर ऑफ मास, CM से प्रदर्शित करते हैं, हिंदी से नहीं करते। द्रव्यमान केंद्र नहीं लिखते, इसे DK नहीं लिखते हैं, द्रा और के, इसे CM लिखते हैं। CM का मतलब सेंटर ऑफ मास, और ये सेंटर ऑफ मास है और इसका स्थिति सदिश हम मान लेते हैं कि क्या है, ये है RCM। और RCM ही तो पता करना है कि उनका द्रव्यमान केंद्र कहाँ है। यही तो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात थी। उससे पहले यार कुछ बातें समझो। वेग क्या होता है? दोनों कण हैं, गतिशीलता है, त्वरित हैं, सब कुछ कर रहे हैं। तो हम सबसे पहले हम P1 का वेग है V1, तो V1 बराबर क्या हो जाएगा बताओ जरा? dr1/dt। समय तो t है तो dr1/dt लिख सकते हैं। दूसरा P2 ये है ना, P2 कण है, ये कण पूरा कण बना दो इसे। P2 कण की बात करें, P2 का वेग मान लो बच्चों, P2 का वेग है V2, तो V2 बराबर क्या हो जाएगा? dr2/dt। और समझिए, इंपॉर्टेंट बात है, P1 का त्वरण A1 बराबर dV1/dt, और V1 की जगह ये रख दें तो पता ये हो जाएगा d/dt, और V1 की जगह रख दिया अपन ने dr1/dt, तो बराबर क्या हो जाएगा? d²r1/dt²। A1 बराबर ये आया, A1 बराबर ये आ गया। और बिल्कुल ऐसे ही यदि हम P2 का त्वरण लिख दें, समझ लो आप, P2 का त्वरण, और ये A2 होगा, क्या हो जाएगा? dV2/dt। यहाँ पे भी आपको सदिश लगा देना चाहिए, और इसी को आप लिखेंगे, V2 का मान यहाँ से रख दो, तो ये हो जाएगा d/dt dr2/dt बराबर हो जाएगा d²r2/dt²। ये आपका A2 हो गया। ये त्वरण वरण की बात हमने कर ली। अब आप समझना, ये तो करना ही पड़ेगा इन सब में, ये उसकी बात कर ली। अच्छा, सबसे पहले अब हम यहाँ पे जरा छोटे छोटे पार्ट बना देते हैं कुछ। सबसे पहले हम बोलेंगे P1 पर कुल बल। देखो बच्चों, हमने समझाए थे कि बाह्य बल और आंतरिक बल दोनों बल लगते हैं, और ये कणों का सिस्टम है तो कणों का आंतरिक बल भी लगेगा, समझ गए। और सुनिए आप, यहाँ पे F1 = P1 पर बल लग रहा है F1, और यहाँ पे F1 है, तो यहाँ पे F1 बराबर F12 प्लस F1 एक्सटर्नल।
एक्सटर्नल मतलब बाहर, तो ये इंटरनल है बच्चों। F12 कैसा हो गया? आंतरिक हो गया। आंतरिक लिख दें, आपको प्रॉब्लम हो रही है तो आंतरिक, और एक्सटर्नल का मतलब बाह्य। और ऐसे ही P2 पर कुल बल F2, P2 पर लगने वाले बल को F2 बोलेंगे। F2 बराबर हो जाएगा F21 प्लस F2 एक्सटर्नल। बच्चों F21 आंतरिक है और ये बाह्य है। कुल बल, अब यदि यहां पे बात करेंगे तो कुल बल निकालना पड़ेगा। F इज इक्वल टू F1 प्लस F2। क्यों कुल बल क्यों निकाला हमने? क्योंकि हम सिस्टम की बात कर रहे हैं, क्योंकि हम तंत्र की बात कर रहे हैं, और किसी भी तंत्र के जितने भी कण हैं सब पे लगने वाले बल को जोड़ देंगे तो हमें कुल बल मिल जाएगा। यस, हमने यहाँ पे कुल बल की बात की। तो ये इक्वेशन नंबर आप बोल दो फर्स्ट, ये इक्वेशन नंबर आप बोल दो सेकंड, और ये इक्वेशन नंबर आप बोल दो थर्ड। हम यूज कर लेंगे फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। फर्स्ट F इज इक्वल टू F1 की जगह क्या लिखेंगे? F12 प्लस F1 एक्सटर्नल प्लस F2 की जगह F21 प्लस F2 एक्सटर्नल। ये F2 है ना, ये थोड़ा सा और सॉल्व करके लिख दें। F बराबर हो जाएगा F12 प्लस F21 प्लस F1 एक्सटर्नल प्लस F2 एक्सटर्नल। बच्चों ये F12 तथा F21 क्रिया प्रतिक्रिया बल हैं, क्रिया प्रतिक्रिया बल हैं। हम थोड़ा सा इधर लिख दें, वहां नहीं बन रहा तो प्रतिक्रिया बल हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि F12 इज इक्वल टू माइनस F21। क्रिया और प्रतिक्रिया बल हमेशा एक दूसरे के परंतु विपरीत होते हैं, और इसका मतलब क्या हुआ? F12 प्लस F21 इज इक्वल टू 0। ये देखिए, ये दोनों तो 0 हो गए, तो F कितना बचा? F बराबर बचा F1 एक्सटर्नल प्लस F2 एक्सटर्नल। लो यार, F बराबर हम मान लेते हैं कि कुल द्रव्यमान M है, कैपिटल M है, तो इसको अपन लिख सकते हैं ma वेक्टर। इस F को न्यूटन के दूसरे नियम ने बताया था ना, बल बराबर द्रव्यमान गुणा त्वरण, तो ma वेक्टर लिख देंगे। इसको क्या लिखेंगे? इसे m1a1 वेक्टर लिखेंगे प्लस इसे लिखेंगे m2a2 वेक्टर। और बच्चों ये m बराबर क्या है? हम यहीं पे लिख दें, m बराबर क्या है? m1 प्लस m2। कुल बल की बात हो रही है ना, तो कुल द्रव्यमान की भी बात हुई है। चलो आगे बढ़ाओ। ये आपका क्या आ गया? ma वेक्टर बराबर, यार a वेक्टर का मान भी तो रख दो यहाँ पे। देखो 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 देखो, ma वेक्टर हमें नहीं पता है, ma वेक्टर का मान हम यहाँ पे बताते हैं तुम्हें। a वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा? d स्क्वायर RCM अपॉन dt स्क्वायर। यार A1 का ये है R1, A2 का ये है R2 वाला, तो A पूरे सिस्टम का त्वरण है, तो फैक्ट है पूरे सिस्टम का त्वरण तो उसके केंद्रीय द्रव्यमान से प्राप्त होने वाला है। तो ये लिख सकते हैं A की जगह, और A1 की जगह ये लिखें और A2 की जगह ये लिखें। 1 2 और 3 यहाँ पे रखो, ये हो जाएगा a की जगह तो लिखना है ना हमें, यहाँ पे लिखना है d स्क्वायर RCM अपॉन dt स्क्वायर इज इक्वल टू m1 यहाँ पे लिखा रहेगा, a1 की जगह d स्क्वायर R1 अपॉन dt स्क्वायर प्लस m2 ये हो जाएगा d स्क्वायर R2 अपॉन dt स्क्वायर।
बच्चों देखो देखो देखो, एक बहुत सिंपल सी चीज़ है, अपना काम लगभग हो गया है। हम क्या करें, एम को यहाँ बाहर लिया और अपन यहाँ पे डी स्क्वायर अपन डी टी स्क्वायर को भी बाहर ले लिया। क्या बचा है यहाँ पे, आर सी एम बचा, और यहाँ पे डी स्क्वायर अपन डी टी स्क्वायर बाहर ले लिया तो क्या बचा, m1 r1 वेक्टर, और यहाँ पे क्या बचा, m2 r2 वेक्टर, और डी टी स्क्वायर तो बाहर ले लिया, इससे ये कैंसिल हो गया। तो आर सी एम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इस m को भी सामने पहुंचा दिया, 1/m m1 r1 प्लस m2 r2, ये हो गया। इसे थोड़ा सा और सॉल्व करो तो आर सी एम बराबर हो जाएगा m1 r1 प्लस m2 r2 अपान कैपिटल M। और हमारे बच्चों को मालूम है कि कैपिटल M बराबर m1 प्लस m2 है, तो आर सी एम इज इक्वल टू m1 r1 वेक्टर प्लस m2 r2 वेक्टर अपान m1 प्लस m2। ये आ गया हमारा द्रव्यमान केंद्र। और द्रव्यमान केंद्र की हमने क्या बताई है, द्रव्यमान केंद्र का हमने आपको बताया है पोजीशन वेक्टर, स्थिति सदिश। तो ये दो कणों का द्रव्यमान केंद्र था। और यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आप याद रखिए बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, और वो इंपॉर्टेंट बात ये है कि m1 r1 इसको बोलते हैं द्रव्यमान आघूर्ण। नोट करिए, द्रव्यमान आघूर्ण कहते हैं इसे। m1 r1 द्रव्यमान और स्थिति सदिश के गुणनफल को द्रव्यमान आघूर्ण कहा जाता है। और इस चीज को आपको याद रखना ही चाहिए, और ये याद रखना बहुत आवश्यक है, बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत ही जरूरी है। तो बच्चों, अब यदि हमने यहाँ पे दो कणों की बात की थी, अब हम क्या करें, ये इसका एक स्क्रीनशॉट तो ले लो, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। यस, ये भी बहुत काम की बातें हैं, ये सब जगह जगह उपयोग में आती हैं, केवल इस फार्मूले में उपयोग में नहीं आती हैं, हर जगह उपयोग में आती हैं। तो अब आप जरा इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए। ले लिया आपने स्क्रीनशॉट? यस, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है, ये बात हमने मान ली है। और अब हम इसे मिटाते हैं और कुछ बातें आपसे शेयर करते हैं। देखो, यहाँ पे जो हमने सेंटर ऑफ मास निकाला RCM, यानी स्थिति सदिश हमने निकाल के दिया है। और फैक्ट है कि स्थिति तो बताना है ना, सेंटर ऑफ मास मतलब वो स्थिति जहां उस कण का पूरा द्रव्यमान केंद्रित रहता है, वो ही तो निकालना था हमें। तो ये अभी हम जरा यहाँ पे लिखा रहने देते हैं। और वो द्रव्यमान आघूर्ण एक नया शब्द है आपके लिए, जिसे आपको याद रखना ही चाहिए और बहुत ही जरूरी है। देखो बच्चों, अब आप, ये तो था आपका दो कणों के लिए। सुनना, जैसे दो कणों की बात करें, दो कणों के निकाय की बात करें, तो RCM इज इक्वल टू आ गया m1 r1 वेक्टर प्लस m2 r2 वेक्टर अपान m1 प्लस m2। ये दो कणों का निकाय है। और यदि हमारे पास तीन कण होते तो, तीन कणों का निकाय होता तो, समझना, कुछ बहुत विशेष बात समझा रहे हैं आपको। तो RCM बराबर हो जाता है m1 r1 वेक्टर प्लस m2 r2 वेक्टर प्लस m3 r3 वेक्टर अपान m1 प्लस m2 प्लस m3। ये हमारे तीन कणों के निकाय की बात हो गई है। अब सुनने, आगे भी सुने, यदि हमारा n कण होते तो, n कणों का निकाय होता तो n कणों के निकाय के लिए क्या निकलेगा, लिखेगा तो RCM बराबर हो जाएगा m1 r1 प्लस m2 r2 प्लस m3 r3
प्लस 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 mn/rn अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3 अप टू mn। हमने केवल 2 कणों की बात की थी और उसके साथ हमने n कणों के लिए भी निकाल लिया है यहां पे। और अब इसे लिखने का तरीका देखिए। RCM इज इक्वल टू समेसन I इज इक्वल टू 1 से n mi ri अपान समेसन I इज इक्वल टू 1 से n mi। ये है, ऐसे समेसन के फॉर्म में से कुछ इस तरीके से लिखा जाता है। ये फार्मूला है। 2 कणों का द्रव्यमान केंद्र निकाला, 2 कणों का तंत्र था। यदि 3 कणों का तंत्र होता तो ऐसा बनता, 1 कण ये, 1 कण ये और 1 कण ये। 3 कण होते R1 R2 और R3 सबका सदिश, ऐसे ऐसे। कहीं बीच में बनता RCM। तो ये 3 कणों की बात थी। समझिए आप, बहुत काम की बात है। तो किसी वस्तु का द्रव्यमान जिस बिंदु पर केंद्रित होता है उसी बिंदु को हम द्रव्यमान केंद्र कहते हैं। और हमने 2 कणों के सिस्टम का द्रव्यमान केंद्र निकाला, 3 का निकाला, फिर अनंत का निकाला, n का निकाला, और हमारे पास एक बहुत अच्छा ये फार्मूला आ गया। और यदि अब आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात और है एक और, क्योंकि जब हम द्रव्यमान की बात करते हैं तो हमें निर्देशांक बता दिए जाते हैं कई बार। तो निर्देशांकों के सापेक्ष हमें द्रव्यमान केंद्र निकालना पड़ता है कई बार। तो हम कुछ निर्देशांकों की भी बात करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे द्रव्यमान केंद्र के कार्तीय, कार्टेशियन बोलते हैं ना, कार्तीय निर्देशांक ऐसे हमें निकालना है। और ये आपके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ज़्यादा महत्वपूर्ण है। देखिए जरा, वो फार्मूला क्या था आपका? RCM इज इक्वल टू m1 r1 वेक्टर प्लस m2 r2 वेक्टर अप टू, और ये हो जाएगा m1 प्लस m2, ये यहाँ पे ये हो जाएगा। तो सबसे पहले XCM, सबसे पहले, अच्छा यहाँ पे कोऑर्डिनेट, ये नहीं, सॉरी, ये तो पूरी पोजीशन देती है ना, ये तो खुद ही, तो इसे हमें यहाँ पे वेक्टर नहीं लगाना। तो XCM बराबर हो जाएगा m1 x1 प्लस m2 x2 अप टू mn xn, ये हो जाएगा m1 प्लस m2 अप टू mn। ये पहला कार्तीय निर्देशांक था। x हमें पता लग गया, कोऑर्डिनेट होते हैं ना x y z, तो ये हमें x के बारे में जानकारी मिली। अब हम यहाँ पे लिखें बाय CM इज इक्वल टू m1 बाय 1 प्लस m2 बाय 2 अप टू अपान m1 प्लस m2 प्लस, ये बाय CM आ गए। अब देखिए आप, ZCM इज इक्वल टू m1 z1 प्लस m2 z2 प्लस इन्फिनिटी अपान m1 प्लस m2 प्लस, ये हो जाएगा। ये हमें कोऑर्डिनेट मिल गए x, y और z, CM CM CM, सेंटर ऑफ मास। तो कोऑर्डिनेट मिल जाते हैं, सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट मिल गए। देखो ना, ये था, ये थे 2 मान लेते हैं, m1, ये आपका m2, और ये एक लाइन यहाँ पे मिलाई, ये आपका आ गया RCM। तो इसके कोऑर्डिनेट क्या आ गए? XCM, YCM और ZCM, तीनों इसके कोऑर्डिनेट आ जाएंगे। तो इस तरीके से हम सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं। और बच्चों, ये बात तो आप जानते हो, और हमें पता है कि ये बात तो आप बचपन से ही जानते हो। क्या जानते हो? कि जब हम कोई कॉन्सेप्ट यहाँ पे पढ़ते हैं तो उससे रिलेटेड कुछ हमें आंकिक प्रश्न, न्यूमेरिकल्स कर लेना चाहिए, तभी वो कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। नहीं तो फिर हमें नहीं लगता कि हम वो कॉन्सेप्ट क्लियर कर पाएंगे। तो चलिए यहाँ पे अब हम कुछ न्यूमेरिकल की बात करते हैं। देखिए बच्चों, ये एक न्यूमेरिकल है।
समबाहु त्रिभुज के केंद्रों पर द्रव्यमान 3, 4 तथा 5 किलोग्राम रखे हैं। रखा है, लिखा है इन्होंने, रखे हैं। उसकी भुजा की लंबाई 1 मीटर हो तो द्रव्यमान केंद्र ज्ञात कीजिए। इसका हमें द्रव्यमान केंद्र पता करना है। ये है समबाहु त्रिभुज। तो सबसे पहले बच्चों आपको कोऑर्डिनेट निकालने पड़ेंगे। सबसे पहले पॉइंट ओ की बात करिए। पॉइंट ओ, इसके कोऑर्डिनेट बताओ जरा। इस पे एक्स अक्ष कितना है 0 और वाई अक्ष भी कितना है। पॉइंट ओ के कोऑर्डिनेट एक्स और वाई के कितने हो गए 0, 0। फिर आप पॉइंट ओ ए से बी दे दो। पॉइंट बी के पहले निकाल लेते हैं, सी के बाद में निकालेंगे। फिर हम पॉइंट बात कर रहे हैं पॉइंट बी की। देखो एक्स पे 1 मीटर है, बाई की तरफ तो है ही नहीं। बाई जब होगा ना, जब ऊपर होगा, तो इसके जो कोऑर्डिनेट हैं वो हो जाएंगे एक्स तो 1 हो गया और बाई हो गया 0। अब पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए यहाँ से एक लंब इस पे डालना पड़ेगा और इसकी लंबाई निकालनी पड़ेगी जो कि बाय अक्ष के कोऑर्डिनेट होंगे। तो फैक्ट है, यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगी 0.5 मीटर, ये 1 मीटर है। तो ओ ए डी हम क्या ले लें, यहाँ पे हम ले लेते हैं ट्रायंगल ओ ए डी। बच्चों ये हाइट पता लगेगी तभी तो बाई पता लगेगी। एक्स तो हमें पता है, हम यहाँ पे लिख ही दे रहे हैं। पॉइंट ए एक्स कितना है, यहाँ से यहाँ तक आधा मीटर, तो ये हो जाएगा 0.5। अब हमें बाय लिखना है कि बाय कितना है, तो ये निकालना पड़ेगा कि ये ऊंचाई कितनी है। तो हमने क्या किया, ट्रायंगल ओ ए डी लिया। तो पता है यहाँ पे क्या होगा, ओ ए स्क्वायर, पाइथागोरस लगा रहे हैं, ओ डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर। ओ ए स्क्वायर यानी कि 1 स्क्वायर, ओ डी 0.5 है तो अपन 1/2 लिख देते हैं, सरल हो जाएगा, प्लस ए डी स्क्वायर। ओके, इसको ले आओ, 1 माइनस 1/4 बराबर हो जाएगा ए डी स्क्वायर, या ए डी स्क्वायर बराबर हो जाएगा 4, एलसीएम ले लिया 4 माइनस 1, या ए डी स्क्वायर हो जाएगा 3/4। तो ए डी बराबर कितना हो गया √3/2। ये आई आपकी इसकी यहाँ से यहाँ तक लंबाई, मतलब ये है यहाँ से यहाँ तक जो है वो √3/2 है। तो इसके कोऑर्डिनेट हो गए 0.0 की जगह 1/2 लिख देते हैं और √3/2। इसके कोऑर्डिनेट हमने लिख दिए 0.5 की जगह, एक ही बात है ना, 1/2 और √3/2। ये कोऑर्डिनेट आ गए। अब हमें सेंटर ऑफ मास निकालना है। तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, हमें यहाँ पे सेंटर ऑफ मास यानी द्रव्यमान केंद्र के कोऑर्डिनेट निकालने होंगे। चलो हम द्रव्यमान केंद्र के कोऑर्डिनेट निकालते हैं। सबसे पहले एक्स हम क्या लिखेंगे, m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3। यहाँ पे ये लगा सकते हैं परंतु सीधा मिलेगा, और 3 द्रव्यमान है तो m1 प्लस m2 प्लस m3। चलिए बच्चों एक्स निकाल रहे हैं। तो m1 कितना है 3, x1 कितना है बताओ, ये x1/1, x2/2, x3/3। याद रखना हमने इसे, अच्छा इसे आप इसे x3/3 बोलो और इसे x2/2 बोलो। क्यों, क्योंकि अपन ने इसे m2 लिया है ना, तो हमें x2/2 बोलना ही पड़ेगा ना, थोड़ा सा समझौता कर लेते हैं। तो 3 गुणा 0 प्लस m2 कितना है, m2 है आपका 4 इंटू x2 1/2, और फिर आपका m3 कितना है 5 इंटू 1/, द्रव्यमान है 3 + 4 + 5, तो XCM इज इक्वल टू हो जाएगी, तो 0 हो जाएगा। 2 + 5 4 3 7 और 5 12, ये हो जाएगा 7/12। तो ठीक है 7/12 नहीं, हाँ 2 दूनी 4, ठीक है। तो ये अपने पास कुछ हो जाएगा
पहला वाला एक्ससीएम का 7/12 आ गया। अब हम निकालेंगे बाय सीएम। तो बाय सीएम क्या हो जाएगा, m1/1 प्लस m2/2 प्लस m3/3 अपान m1 प्लस m2 प्लस m3। ठीक है, यहां पे बाय सीएम m1 यानी कि 3, फिर 0, बाय 1 भी 0 है, इस पे बाय 1 0 है, प्लस m2 है 4, देखो जरा बाय 2 √3/2 है, प्लस m3 है 5 और बाय 3 तो फिर 0 है, अपान हो जाएगा 3 + 4 + 5। कितना बचा बच्चों, बाय सीएम बराबर ये बचा 2√3 अपान 4 3 7 और 5 12, 2√3 अपान 12। तो बस ये दोनों कोऑर्डिनेट हो गए, मतलब हमारा आंसर क्या है, आंसर है एक्ससीएम आया था 7/12 और ये हो जाएगा 2√3 अपान 12। ये दोनों हमारे आ गए। तो कुछ इस तरह से हमें द्रव्यमान केंद्र निकालना पड़ता है। तो बच्चों अभी एक और न्यूमेरिकल करते हैं, क्योंकि अभी कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से क्लियर नहीं हुआ, मुझे पता है कि कहीं ना कहीं कंफ्यूजन तो है। तो चलिए एक और न्यूमेरिकल कर लेते हैं। तो बच्चों देखिए एक और न्यूमेरिकल, इस टी आकार की प्लेट का द्रव्यमान केंद्र ज्ञात कीजिए। देखो बच्चों दो हमें क्षेत्र मिल गए, एक तो ये क्षैतिज मिल गया, एक ये ऊर्ध्वाधर मिल गया। अब आपको मालूम है कि द्रव्यमान केंद्र के लिए हमें द्रव्यमान पता होना चाहिए। फिर दूसरी चीज, मान लो ये जो क्षैतिज भाग है ये है, इसकी 2 मीटर तो इसकी चौड़ाई है और 8 मीटर इसकी लंबाई है, तो इसका द्रव्यमान केंद्र बिल्कुल बीच में होगा। तो यहाँ पे होगा ये द्रव्यमान केंद्र, इसे अपन O1 बोल देते हैं। यहाँ से कितनी दूरी होगी, यहाँ से 1 मीटर की दूरी होगी। समझिए ये केवल क्षैतिज भाग की बात करें तो O1 बराबर क्या है, O1 बराबर क्षैतिज भाग का द्रव्यमान केंद्र। चलो O1 निकाल लिया। अब हम केवल इस ऊर्ध्वाधर भाग की बात करें, लंबाई कितनी है 6, चौड़ाई कितनी है 2 मीटर, 6 मीटर और 2 मीटर, तो बिल्कुल बीच में होगा, मतलब यहां से यहां तक 3 मीटर पे, तो बिल्कुल बीच में अपन यहां से कर लें। और यहां से यहां तक कितना होगा इसका 3 मीटर, तो ये O2 बोल देते हैं। O2 बराबर क्या हो गया, ऊर्ध्वाधर भाग का द्रव्यमान केंद्र। ओके, ये दोनों भागों के हमें द्रव्यमान केंद्र मिल गए। अब पक्की बात है कि ये सब मिले हुए हैं, तो इसका ये है इसका ये है, तो बीच में कहीं इन दोनों के बिल्कुल बीच में हमें द्रव्यमान केंद्र मिलना चाहिए। तो हम इनका औसत निकालेंगे, और ये ऊपर से नीचे हो गया तो केवल बाय अक्ष वाली चीज हो गई, मतलब हम यहां से पता करेंगे कि यहां से द्रव्यमान केंद्र कितनी दूरी पर है। तो द्रव्यमान केंद्र निकालने के लिए द्रव्यमान हमें पता होना चाहिए, और हमें द्रव्यमान पता नहीं है। तो हम एक काम करते हैं, प्रति एकांक क्षेत्रफल का द्रव्यमान बराबर हम सिग्मा मान लेते हैं, प्रति एकांक क्षेत्रफल का। अब क्षैतिज भाग और ऊर्ध्वाधर भाग दोनों के अलग अलग अपन द्रव्यमान निकालें, तो क्षैतिज भाग का द्रव्यमान बराबर उसका क्षेत्रफल, और प्रति एकांक क्षेत्रफल द्रव्यमान कितना है सिग्मा। क्षेत्रफल बताओ, चौड़ाई 2, लंबाई 8, तो क्षेत्रफल हो जाएगा 8 × 2 इंटू सिग्मा बराबर 16 सिग्मा। ऐसे ही हम निकाल लें अब
ऊर्ध्वाधर भाग का द्रव्यमान। ऊर्ध्वाधर भाग का द्रव्यमान में भी हमें क्या करना पड़ेगा, क्षेत्रफल गुणा सिग्मा। ऊर्ध्वाधर भाग 6 मीटर लंबाई 2 मीटर चौड़ाई, तो ये हो जाएगा 6 गुणा 2 सिग्मा बराबर 12 सिग्मा। ये द्रव्यमान निकल गए दोनों भागों के। इसका द्रव्यमान केंद्र O1 पे है, इसका O2 पे। अच्छा, यहां से यहां तक की पूरी लंबाई कितनी होगी, 3 ये है 2 ये है, यानी कि 5 मीटर होगी बच्चों। अब हम निकालेंगे बाय। बाय क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि हम यहां से पता कर रहे हैं कि यहां से कितनी दूरी पे उसका टी शेप्ड वाली जो प्लेट है उसका द्रव्यमान होगा, ये हम पता कर रहे हैं। तो बाय बराबर क्या हो जाएगा, m1 बाय 1 प्लस m2 बाय 2 अपान m1 प्लस m2। बट जो m1 है क्षैतिज और m2 क्या है, m2 है ऊर्ध्वाधर। याद रखना, अब हम मान रख रहे हैं y इज इक्वल टू क्षैतिज का द्रव्यमान कितना आया 16 सिग्मा बाय 1, यहां से यहां तक की दूरी 1 मीटर गुणा 1 प्लस m2 ऊर्ध्वाधर का द्रव्यमान 12 सिग्मा गुणा यहां से यहां तक की पूरी दूरी 5 मीटर, ये 5 बटे m1 कितना है 16 सिग्मा प्लस 12 सिग्मा। समझ में आई ये बात, सॉल्व करो बच्चों। ये हो जाएगा 16 सिग्मा प्लस 60 सिग्मा बटे 16 और 12 28 सिग्मा। और सॉल्व करो, 60 70 76 सिग्मा बटे 28 सिग्मा। सिग्मा से सिग्मा कैंसिल, 2 से काट दो, 2 एकम 2, 2 चुक्को 8, 2 तिया 6, 2 अट्ठे 16, 2 सत्ते 14, 2 एकम 2, 2 नम 18 बराबर 19 बटे 7। सॉल्व करो और 7 दूनी 14 बचे कितने 5, 7 छंग 42, 7 7 49, 7 और 7 एकम 7 मीटर। मतलब यहाँ से 2.7 मीटर यहाँ पे कहीं हमारा द्रव्यमान केंद्र आएगा। आगे यार इस तरफ का भार ज्यादा है तो इस तरफ ज्यादा होगा द्रव्यमान केंद्र, इधर का भार कम है पतली है, तो ये द्रव्यमान केंद्र इधर का इधर से दूर रहेगा। तो ऊपर से हमें पता लगा कि यहाँ कहीं द्रव्यमान केंद्र है। तो ये ऐसे सिंपल से न्यूमेरिकल होते हैं, थोड़ा सा कॉमन सेंस हमें उपयोग में लाना पड़ता है। चलिए आगे के कॉन्सेप्ट समझते हैं। तो बच्चों अब थोड़ी देर और गंभीरता से ये वीडियो देखिए, क्योंकि अब हम बात कर रहे हैं द्रव्यमान केंद्र के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य इंपॉर्टेंट फैक्ट अबाउट सेंटर ऑफ मास, कुछ बहुत महत्वपूर्ण तथ्यों की बात कर रहे हैं। सबसे पहला पॉइंट आप देखिए, कोऑर्डिनेट सिस्टम कोई सा भी ले लें, किसी दृढ़ वस्तु का यदि हमें द्रव्यमान केंद्र लेना है, कोऑर्डिनेट सिस्टम कोई सा भी ले लें, वस्तु का द्रव्यमान केंद्र कभी भी नहीं परिवर्तित होता। ये बात इंपॉर्टेंट है और इस बात को आपको नोट कर लेना चाहिए कि कोऑर्डिनेट सिस्टम से द्रव्यमान केंद्र की स्थिति पर कोई परिवर्तन नहीं आता, कोई परिवर्तन नहीं आता। यार एक बार बताओ, द्रव्यमान केंद्र वस्तु की आइडेंटिटी है, उस वस्तु का द्रव्यमान किसी बिंदु पर केंद्रित हो रहा है, उसे हम द्रव्यमान केंद्र कहते हैं। तो कोऑर्डिनेट सिस्टम कोई से भी ले लो यार, कोऑर्डिनेट सिस्टम कोई से भी ले लो, द्रव्यमान केंद्र की स्थिति परिवर्तित नहीं होती है, पहली बात। दूसरी चीज, सेकंड बात, द्रव्यमान केंद्र
वस्तु के आकार पर निर्भर करता है। वस्तु का आकार कैसा है? आकार पर निर्भर करता है। अच्छा, आपको एक आश्चर्यजनक बात बताऊं कि द्रव्यमान केंद्र वस्तु के बाहर भी हो सकता है। यस, वस्तु के बाहर भी हो सकता है। कहां होगा? देखो, मान लो गोला है, द्रव्यमान केंद्र यहीं पे होगा, ओ पे। कैसे ही गोला हो, ठोस हो, खोखला हो, कैसे ही हो, द्रव्यमान केंद्र केंद्र पे ही होगा। सिलेंडर है, सिलेंडर है तो द्रव्यमान केंद्र बिल्कुल इसके बीच में मध्य बिंदु पर होगा। यदि कोई डिस्क है तो द्रव्यमान केंद्र बिल्कुल उसके बीच में होगा। डिस्क का मतलब थाली होती है बच्चों, थाली वाली चीज। और त्रिभुज है, हम एक त्रिभुज बना देते हैं, समबाहुई बना देते हैं, तो यहां से डिवाइड है, बाइसेक्टर यहां खींचा, यहां से बाइसेक्टर यहां खींचा, यहां होगा द्रव्यमान केंद्र। देखो स्थिति बदली ना द्रव्यमान केंद्र। एक चीज होती है बच्चों, हमें नहीं पता कि आपने वो चीज देखी है कि नहीं, बूमेरंग। बूमेरंग ऐसा होता है कुछ, पता है इसका द्रव्यमान केंद्र इधर कहीं होता है, इससे बाहर होता है। तो द्रव्यमान केंद्र बाहर भी हो सकता है बच्चों वस्तु से, तो ये बात भी आपको याद रखनी चाहिए। आप देखिए जरा इसको बना लीजिए आप उसे, फिर देखते हैं अपन, इसे मिटाते हैं और तीसरे पॉइंट की बात करते हैं। देखिए ये बातें तो क्लियर हो ही गई हैं। चलो अब हम यहाँ पे तीसरी, और आपको बहुत चौंकाने वाली बिल्कुल नहीं है बच्चों, बिल्कुल भी नहीं है, परंतु सोचने वाली तो है। स्थानांतरणी गति से, ट्रांसलेशनल मोशन से, स्थानांतरणीय गति से, गति में सेंटर ऑफ मास सीएम बोलेंगे, सीएम की स्थिति बदलती है। बदलेगी ना यार, वो वस्तु आगे ही चली जाएगी तो सेंटर ऑफ मास भी तो आगे जाएगा, है ना। परंतु घूर्णी गति से सीएम, सेंटर ऑफ मास सिस्टम में समझ लेना, नहीं बदलता। ये बहुत काम की बात है बच्चों। क्यों? पहिया घूमता है, आपकी गाड़ी यार, मोटरसाइकिल, स्कूटर, स्कूटी वगैरह जो भी हैं, उसका पहिया घूमता रहता है, तो क्या उसका सेंटर ऑफ मास एक्सल से अलग होता है? सेंटर ऑफ मास तो हमेशा एक्सल पे ही रहेगा जिस पे वो घूम रहा है। तो घूर्णी गति से सेंटर ऑफ मास की स्थिति नहीं बदलती, परंतु स्थानांतरणी गति से बदल जाती है। तीसरी बात जो आपको उपयोग में लेके आनी पड़ेगी, और वो बात ये है, यदि मूल बिंदु यानी ओरिजिन, यदि मूल बिंदु पर सीएम है, सेंटर ऑफ मास है, तो समेशन MI/RI, M1R1 प्लस M2R2 प्लस M3R3A बराबर 0 होगा। हमेशा याद रखना, इसका उपयोग हम कुछ प्रमेयों में भी करने वाले हैं, और इसे द्रव्यमान आघूर्ण कहते हैं। MR को MR, M × R, MI/RI, इसे क्या बोलते हैं? द्रव्यमान आघूर्ण। इसकी तुम्हें बहुत जरूरत पड़ने वाली है आगे। तो यदि आपका वस्तु का, दृढ़ वस्तु का सेंटर ऑफ मास कहाँ है? ओरिजिन पे है, मूल बिंदु पे है, तो द्रव्यमान आघूर्णों का योग 0 होता है, ऐसे हम उसे बोल सकते हैं। तीसरी बात, इंपॉर्टेंट बात, और पहली क्या इंपॉर्टेंट नहीं थी, वो भी थी। तीसरी बात और इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंसी बढ़ती जा रही है। तो अगली बात हम यहाँ पे बात करेंगे वेग का सेंटर ऑफ मास, सीएम, वेग का सेंटर ऑफ मास VCM इज इक्वल टू, वेग का निकालना VCM, तो ये हो जाएगा समेशन MI/VI अपान समेशन MI, बिल्कुल यही हो जाएगा। दूसरे तरीके से, या अपन ऐसे भी कर सकते हैं इसे
या VCM इज इक्वल टू, VCM इज इक्वल टू, आपको पता है ये आता है ना DRCM अपान DT। स्थिति परिवर्तन की दर वेग होती है, ये स्थिति सदिश है। इसी को अपन लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पे ये DRCM को यदि अपन ने लिखना होगा तो D अपान DT, और RCM का फार्मूला मालूम है M1R1 प्लस M2R2 प्लस 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 अपान M1 प्लस M2 प्लस M3 अप टू N। ये फार्मूला आ गया वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास की। यहाँ पे इनका डिफरेंशिएशन होना बहुत जरूरी है। अब इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बात, हाँ, हर अगली बात पिछली बात से ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। 6 त्वरण का भी तो निकालो। त्वरण का CM सेंटर ऑफ मास ACM इज इक्वल टू समेशन MI AI, ऐसे कर लो, अपान समेशन MI। इसी को और करके लिख दो तो ACM इज इक्वल टू, अब आपको पता है यार ये होता है DVCM अपान DT, और यही होता है D स्क्वायर अपान DT स्क्वायर RCM, और यही हो जाएगा बच्चों D स्क्वायर अपान DT स्क्वायर RCM का मान रख दो, यहाँ सब पे ये लगा देना M1R1 प्लस M2R2 अप टू MNRN N अपान M1 प्लस M2 अप टू MN। ये त्वरण का आ गया। ये स्पेशल बातें हैं। आपने वेग का सेंटर ऑफ मास देख लिया, वेग का द्रव्यमान केंद्र देख लिया, आपने त्वरण का द्रव्यमान केंद्र देख लिया, और दृढ़ वस्तु पर बल भी तो देख लो क्या होगा। अगली बात 7 नंबर की, दृढ़ वस्तु पर बल, तो यार F इज इक्वल टू हो जाएगा MACM, और MACM है तो इसे सीधा लिख सकते हैं ना M D स्क्वायर अपान DT स्क्वायर RCM। इसी को लिख सकते हैं M D स्क्वायर अपान DT स्क्वायर, और फिर एक ब्रैकेट लगाओ R1 M1 प्लस उल्टा लिख दिया तो उल्टा सीधा कर दो, M1R1 प्लस M2R2 अप टू MNRN अपान M1 प्लस M2 प्लस N। ये थे कुछ विशेष तत्व जो कि द्रव्यमान केंद्र को और महत्वपूर्ण बना देते हैं, और विशेष बातें हैं बच्चों। ये आपकी प्रॉपर्टी है, लिख के FD कर लो, दिमाग में लिख लो इसे, और कहीं लिखने की जरूरत तो नहीं है। तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, यस, एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए आगे बात करते हैं। कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं अभी हमारे पास करने की, सेंटर ऑफ मास के संबंध में ही तो करते हैं ना, देर क्यों करें। चलिए बच्चों, अब हम सेंटर ऑफ मास यानी कि द्रव्यमान केंद्र पर आधारित तथ्यों पर आधारित कुछ विशेष प्रश्नों को हल करते हैं, और इन विशेष प्रश्नों को हल करने के लिए रचनात्मकता और द्रव्यमान केंद्र के बारे में पूरी जानकारी होना बहुत आवश्यक है। पहला प्रश्न है उस श्रेणी का, हम 3 प्रश्न यहाँ पे सॉल्व करेंगे, और उस श्रेणी का जो हमारा पहला प्रश्न है वो ये है कि सिद्ध कीजिए कि बाहरी बल की अनुपस्थिति में CM का सेंटर ऑफ मास का द्रव्यमान केंद्र का वेग नियत रहता है, कांस्टेंट रहता है। ये हमें प्रूव करना है, ये हमें सिद्ध करना है। तो इन्होंने क्या बोला है कि बाहरी बल अनुपस्थित है तो F टोटल बराबर 0, और F टोटल को अपन लिख सकते हैं न्यूटन के द्वितीय नियम से कुल द्रव्यमान ACM बराबर 0। और बच्चों अब हम यहाँ पे ACM को क्या लिख सकते हैं, M इसे लिख सकते हैं DVCM अपान DT इज इक्वल टू 0। तो M को सामने पहुंचा दो
तो dVcm अपॉन dt इज इक्वल टू 0, यानी कि VCm इज इक्वल टू कांस्टेंट, यानी कि नियत। क्यों 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 है? क्योंकि जिसका अवकलन शून्य आता है वो नियतांक होता है, क्योंकि अवकलन परिवर्तन की दर देता है, और अवकलन शून्य आ गया इसका मतलब परिवर्तन नहीं हो रहा है। परिवर्तन नहीं हो रहा मतलब V में VCm में परिवर्तन नहीं हो रहा है, इसीलिए तो उसका अवकलन डिफरेंशिएशन शून्य है, तो VCm कांस्टेंट होगा। जो भी कांस्टेंट रहता है यदि उसका डिफरेंशिएशन करें तो हमेशा शून्य आता है, ये बात याद करिए। नहीं पता है तो कॉपी में नोट कर लीजिए कि किसी का डिफरेंशिएशन किया यानी अवकलन किया और वो शून्य आ गया, इसका मतलब वो नियत था, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा था। ये पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अब हम दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करते हैं कि सिद्ध कीजिए कि बाहरी बल की अनुपस्थिति में, बाहरी बल की अनुपस्थिति में कुल संवेग नियत रहता है। बस इतना बदलाएगा, दूसरा प्रश्न हो गया है हमारा, तो ये क्या हो जाएगा? कुल संवेग नियत होता है, नियत रहता है, यानी मोमेंटम कंजर्व इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स। तो बोला क्या है उन्होंने? बोला ये है कि F टोटल इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब क्या हुआ? F1 ऐसे कर दो यार, F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस इंफिनिटी 0, सभी बाह्य बलों का योग शून्य है। और न्यूटन के दूसरे नियम से F1 को क्या लिख सकते हो आप? MACM, M1ACM, इसे क्या लिखोगे? M2A1। यार A1 A2 वगैरह लिख लें अपन, ये हाँ A1 A2 लिख देते हैं, CM की जगह अपन M1A1 M2A2, इसकी जगह क्या लिखेंगे? M3A3 और प्लस 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 बराबर 0। आपको पता है A बराबर क्या होता है? dV अपान dt, वेग परिवर्तन की दर त्वरण होती है। तो A1 की जगह क्या लिख पाएंगे? ये लिखेंगे M1 dV1 अपान dt प्लस इसकी जगह क्या लिखेंगे? M2 dV2 अपान dt, इसकी जगह M3 dV3 अपान dt प्लस प्लस प्लस, ये 0 हो गया। अब बच्चों अपन क्या करें? अपन d अपान dt को कॉमन ले लें। हाँ ले सकते हैं, सबका अवकलन हो रहा तो एक साथ लिख सकते हैं अलग से। तो अपन ने क्या किया, यहाँ पे d अपान dt को कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बचा? M1V1। दूसरी जगह यहाँ पे ऐसे लगा दो यार, ये आलसीपन नहीं करना चाहिए सर, आप कर रहे हो। चलिए, और इसे क्या लिखेंगे? M2V2 प्लस M3V3, लो प्लस और भी इंफिनिटी तक होंगे तो 0 हो जाएंगे। यार M1V1 क्या होता है बताओ तो? d अपान dt, द्रव्यमान गुणा वेग बराबर संवेग P1, इसका मतलब P2, इसका मतलब P3, ये लो प्लस डैश 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 बराबर 0। और इन सब का पूरा संवेग अपन P मान लेते हैं, कैपिटल P। तो ये क्या आ जाएगा? d अपान dt इंटू P बराबर 0। मतलब हमने माना क्या है? P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस और बराबर P मान लिया है। यार फिर वही बात आ गई, संवेग का अपकलन 0 होता है, इसका हो रहा है, इसका मतलब संवेग नियत है। मतलब P क्या है? P बराबर है नियतांक। यस, हैंस प्रूव्ड। इनने हमसे ये ही बात तो सिद्ध करवाई थी, तो हमने सिद्ध कर दी। जो सिद्ध करवाया गया था वो सिद्ध कर दिया गया है। ओके बच्चों, अगला क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए कि तंत्र का रेखीय संवेग। सिद्ध कीजिए कि, इतना तो लिखा रहने, अपन क्वेश्चन बदलते हैं ना। तीसरा हमने कहा था इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करना है, तो करना है यार, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करना है तो अपन ही करना है। हमने क्या बोला? सिद्ध कीजिए कि तंत्र का रेखीय संवेग, कि तंत्र का रेखीय संवेग
रेखी संवेग मतलब इंग्लिश में बोलते हैं लीनियर मोमेंटम। उसके द्रव्यमान तथा वेग के द्रव्यमान केंद्र के गुणनफल के बराबर होता है। द्रव्यमान केंद्र के गुणनफल के बराबर होता है। यस 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 यस, हम इसे बिल्कुल सिद्ध कर देते हैं। देखो बच्चों, वी नो दैट मतलब आप जानते हो, हम नहीं आप भी जानते हो। वी नो दैट, ये आप जानते हो। आर सी एम बराबर कितना होता है? M1R1 अभी निकाला है, M2R2 प्लस M3R3 लिखते ही जाएंगे क्या अपन, ऐसे कर देंगे और ये हो जाएगा M1 प्लस M2 प्लस M3। यार एक काम करें, टोटल वेग अपन मान लेते हैं। कैपिटल M बराबर क्या हो गया, M1 प्लस M2 प्लस M3 प्लस, इसे वो लिख दो RCM इज इक्वल टू 1/m अपन बाहर ले लेते हैं, यहाँ बचा M1R1 प्लस M2R2 प्लस M3R3 प्लस 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 ये। ओके, अपन दोनों तरफ अवकलन कर दें तो कुछ बिगड़ेगा अपना? अवकलन करने पर, अवकलन समय के सापेक्ष, समय के सापेक्ष, और कैसे? दोनों तरफ। क्या लिखते हो यार सर? तो ये हो जाएगा DRCM अपान DT बराबर 1/m, तो हमने बाहर ले लिया, D अपान DT, इसे लिख देंगे M1R1 वेक्टर प्लस M2R2 वेक्टर प्लस M3R3 वेक्टर प्लस प्लस प्लस, इसको अंदर इंटू कर सकते हैं। अभी थोड़ी देर पहले बाहर लिया था तो अपन बदला चुकाते हैं, अब इसे अंदर कर देते हैं। तो ये हो जाएगा DRCM अपान DT इज इक्वल टू 1/m, और ये हो जाएगा M1 DR1 वेक्टर अपान DT प्लस M2 DR2 वेक्टर अपान DT प्लस M3 DR3 वेक्टर अपान DT। ये लो, अब आगे क्या करेंगे? DR1 अपान DT बराबर V1CM, इसे अपन V1 लिख सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल, इसे अपन V1 लिख सकते हैं, इसे अपन V2 लिख सकते हैं, है ना, और इसे अपन V3 लिख सकते हैं। तो DRCM इज इक्वल टू अपान DT भी तो लिखना पड़ेगा, 1/m DR1 अपान DT V1, RCM नहीं, M1 V1 प्लस M2 V2 प्लस 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 प्लस, थोड़ा सा आलसीपन कर दो। DRCM अपान DT बराबर VCM होता है, ये VCM हो गया है, और ये 1/m M1 V1 का मतलब P1 प्लस P2 प्लस P3, ये द्रव्यमान गुणा वेग बराबर संवेग होता है, तो फिर होता है। और यहाँ पे m को इधर कर दो तो m इंटू VCM इज इक्वल टू P1 प्लस P2 प्लस P3 अप टू इन्फिनिटी। मान लो ना, हमेशा ही तो मानते हो, P3 बराबर P कुल संवेग। तो ये हो गया क्या, m इंटू VCM बराबर P। यही तो सिद्ध करवा रहे थे कि रेखी संवेग बराबर द्रव्यमान गुणा वेग का द्रव्यमान केंद्र। कैसे क्वेश्चन थे, कितने मजेदार क्वेश्चन थे, कितने अच्छे क्वेश्चन थे। इसका स्क्रीनशॉट तो ले लीजिए आप लोग। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एक न्यूमेरिकल हमें और कर लेना चाहिए द्रव्यमान केंद्र पर आधारित। तो लिखा है बोर्ड पे, देखिए, दो कण जिनके द्रव्यमान 100 ग्राम तथा 300 ग्राम हैं, किसी समय t पर उनकी स्थितियां 2i कैप प्लस 5j कैप प्लस 13k कैप तथा -6i कैप प्लस 4j कैप माइनस 2k कैप मीटर हैं, ये मीटर है, तथा वेग
10 आई कैप माइनस 7 जे कैप माइनस 3 के कैप एवं 7 आई कैप माइनस 9 जे कैप प्लस 6 के कैप मीटर पर सेकंड हैं। स्थिति तथा वेग के द्रव्यमान केंद्र ज्ञात कीजिए। तो दो कण हैं, तो पहला कण क्या हो गया, पहला कण, उसका द्रव्यमान कितना हो गया, द्रव्यमान बराबर 100 ग्राम तो नहीं ले सकते, 0.1 kg। दूसरा कण उसका द्रव्यमान कितना हो गया, बराबर 300 ग्राम, मतलब 0.3 kg। ये M1 हो गया और ये M2 हो गया। स्थिति की बात पहले करते हैं। पहले कण की स्थिति R1 बराबर दी है, ऊपर देखो ये है 2 आई कैप प्लस 5 जे कैप प्लस 13 के कैप, और दूसरे कण की स्थिति दी है, नहीं दी है, माइनस 6 आई कैप प्लस 4 जे कैप माइनस 2 के कैप, और ये मीटर में है, दोनों स्थिति दी है। अब स्थिति का द्रव्यमान केंद्र निकालेंगे, मतलब यदि हमें RCM चाहिए तो हम क्या लिखेंगे, M1 R1 वेक्टर प्लस M2 R2 वेक्टर अपान M1 प्लस M2 करो, तो RCM इज इक्वल टू आपका आ जाएगा, M1 कितना है 0.1, R1 वेक्टर मतलब 2 आई कैप प्लस 5 जे कैप प्लस 13 के कैप, ये M1 इंटू R1 वेक्टर प्लस M2 0.3 है। R2 बताओ कितना दिया है, ये दिया है, तो यहीं लिखेंगे, ये हो जाएगा माइनस 6 आई कैप प्लस 4 जे कैप माइनस 2 के कैप अपान 0.1 प्लस 0.3। चलिए सॉल्व करिए, तो RCM इज इक्वल टू 0.1 का अंदर इंटू करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2.2, ये हो जाएगा 0.2 आई कैप प्लस 0.5 प्लस 0.5 जे कैप प्लस 1.3 के कैप, 1.3 के कैप, ये इसका आ गया। अब इसका करिए, 3 छंग 18 माइनस 1.8 आई कैप प्लस 4 तिया 12 1.2 जे कैप माइनस 3 दूनी 6.6 के कैप अपान 0.1 और 0.23 मतलब 0.4। एक बार और सॉल्व करते हैं, वो ही आंसर लिख देंगे। तो RCM इज इक्वल टू 1.0.4 तो अपन ने इधर लिख लिया, ये वाला 0.2 आई कैप माइनस 1.8 आई कैप, यहाँ पे आई कैप माइनस है ना, 6 आई कैप, हाँ ठीक है, इसमें से ये माइनस हो जाएगा तो ये जाएगा माइनस 1.6 आई कैप 5 जे कैप और 1.2 जे कैप प्लस 1.7 जे कैप 1.3.6 मतलब यहाँ 13, तो हो जाएगा प्लस 0.7 के कैप, ये आ गया हमारा आंसर RCM। अच्छा, बिल्कुल ऐसे ही हम निकाल पाएंगे VCM। VCM इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा, M1 V1 प्लस M2 V2 अपान M1 प्लस M2। बच्चों हम यहीं पे लिखते हैं, ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया V1 और ये आपका हो गया V2। M1 और M2 तो पता ही है, तो VCM इज इक्वल टू हो जाएगा M1 0.1 और V1 क्या लिखा अपन ने, 10 आई कैप, यहाँ से लिख रहे हैं, माइनस 7 जे कैप माइनस 3 के कैप प्लस M2 0.3 इंटू V2 ये है, ये हो जाएगा 7 आई कैप माइनस 9 जे कैप प्लस 6 के कैप, मीटर पर सेकंड में है, और ये 0.1 प्लस 0.3 हो जाएगा, बिल्कुल पहले के ही जैसा है, वैसे ही का वैसा है। तो VCM इज इक्वल टू 0.1 और 0.3
3 0.4, तो अपन 1/0.4 तो यहीं लिख देते हैं। इसका अंदर इंटू किया तो आई कैप बचा, इसका -7 जे कैप बचा, पॉइंट आ जाएगा ना, और इसका -0.3 के कैप हुआ, प्लस 7 3 21 2.1 आई कैप, 9 3 27 -2.7 जे कैप, 6 3 18 प्लस 1.8 के कैप। जोड़ घटाने गुणा भाग की प्रैक्टिस कर रहे हैं, परंतु ये थोड़ा सा ऐसा दिख के आप डरो नहीं, इसलिए सब ये काम किया जा रहा है। तो सॉल्व कर दो बच्चों, तो BCM बराबर आ जाएगा 1.0.4। आंसर जितना हम दे रहे हैं उतना ही लिखना आपको। आई कैप है और 2.1 आई कैप है, तो 3.1 आई कैप हो गया, -7 जे कैप है, -2.7 जे कैप है, 7 7 14, 2 और 1 3.4, -3.4 जे कैप हो गया, -3.3 के कैप है, इसमें से ये माइनस हो जाएगा तो प्लस आएगा 1.5 के कैप। ये है हमारा आंसर, यहाँ पे ये था हमारा आंसर। तो इस तरह के न्यूमेरिकल भी आ जाएं तो फालतू के न्यूमेरिकल होते हैं, उसमें दिमाग नहीं लगता, कैलकुलेशन करना पड़ता। आप चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए।